हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो नेक्स्ट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो हमने देखा परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक ऐसी बॉडी होती है जिस पे अगर हम किसी भी तरह की रेडिएशन जो है इंसिडेंट करते हैं, इस तरह से कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है, तो परफेक्ट बॉडी क्या करती है, ऑलमोस्ट 98% तक जो हीट रेडिएशन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बॉडी बोलते हैं या परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इसी तरह से व्हेन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स एट दैट टेम्परेचर। मान लीजिए हमने इसको T1 टेम्परेचर पे हीट किया तो ये बहुत सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशन है जो उसको एमिट करेगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वेवलेंथ रेंज ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज independent of the material of the body and depends only on the temperature of the black body। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, मान लीजिए T1 से हमने टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया, फिर T3 कर दिया, फिर T4 कर दिया, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे तो वेवलेंथ जो एमिटेड रेडिएशन है वो क्या होगी, वो टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो चेंज होगी। तो इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक जो होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी लैम्प ब्लैक की और प्लेटिनम ब्लैक। अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्लैक बॉडी की तरह जो है वो काम करते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ हीट रेडिएशन है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम ऐसी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो ये लाइट को एमिट नहीं करती, यानी कि ये हीट रेडिएशन को एमिट नहीं करती। तो ऐसी जो बॉडी होती है वो अगर हम एक्चुअली देखें तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह सिर्फ इसीलिए एक्ट करती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन ज्यादा है, तो वो क्या करती है, एमिट नहीं करती, हीट रेडिएशन को एमिट नहीं करती। तो इट इज फाउंड दैट इफ अ होलो बॉडी इज हीटेड, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये स्फेरिकल कैविटी वाला केस हमने डिस्कस किया था इस तरह से। तो इस तरह की अगर हम बॉडी ले, जो हॉलो बॉडी है, इसको अगर हम हीट करें तो रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम द इनर सरफेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, हमने डिस्कस किया था ना कि जो हम लाइट इंसिडेंट करते हैं वो यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या करती है, इस तरह से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है और सारी की सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें ब्लैक बॉडी में। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ओपनिंग से जो हीट रेडिएशन बाहर आएगी, ये ब्लैक बॉडी यानी कि इस रेडिएशन को एमिट करेगी इसके इनर सरफेस से। ये कॉन्स्टिट्यूट द फुल रेडिएशन स्पेक्ट्रम, यानी कि यहां हमें फुल रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है वो मिलेगा, यानी कि ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस है वो हमें यहाँ पे मिलेंगी। सच रेडिएशन इज कॉल्ड
कैविटी रेडिएशन, इसको हम कैविटी रेडिएशन बोलते हैं, कैविटी रेडिएशन। तो ऐसी जो बॉडी होती है वो एक्ट करती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोथ फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दोनों होती है। अगर हम सिंपल ब्लैक बॉडी की बात करें तो ये सिर्फ इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन एमिशन जो है वो नहीं होती। ऐसी ही एक ब्लैक बॉडी को लेके ल्यूमर एंड प्रिंगसन एक्सपेरिमेंट जो है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी इसी तरह से रखी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मान लीजिए हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, यहाँ से जो लाइट रेडिएशन है वो एमिट कर रही है। तो यहाँ पे रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हीटेड कार्बन ट्यूब जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह ही एक्ट करती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर हम इसको PBB बोल देते हैं। तो यहां से क्या हुआ, रेडिएशंस जो है एमिट हुई, उसको हमने यहाँ ये स्लिट्स में से पास करवाया। इसके बाद ये जो हीट रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन है, ये जाके कनकेव मिरर पे टकराई और ये पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो गई। जैसे ये यहाँ पे हमने फ्लास्पर प्रिज्म रखा, जिस तरह से ग्लास प्रिज्म जो होता है, ग्लास प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। प्रिज्म का क्या रोल है, ग्लास प्रिज्म का, कि ये व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। इस तरह से विबग्योर अगर हम देखें तो इस तरह से ये 7 रंग जो होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो इसी तरह से ये जो रेडिएशन है इसको क्या करता है, ये वाला प्रिज्म इसी तरह से ये रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट कर देता है। तो इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक और कनकेव मिरर रख दिया, तो जो ये रेडिएशंस यहाँ पे फॉल करती हैं, ये मिरर क्या करता है, इनको फोकस करता है, और यहाँ पे ये बॉलोमीटर जो है ये क्या करता है, ये हमें किस इंटेंसिटी की जो लाइट है वो हमें उसकी इंटेंसिटी जो है बताता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिफरेंट वेवलेंथ्स इज फाउंड टू बी डिफरेंट। वो हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो है हमें पता चलता है, और इसी की तर्ज पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो ग्राफ इस तरह से मिलता है हमें। वीन्स डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमने मान लीजिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी को, परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हमने सबसे पहले 3000 केल्विन टेम्परेचर दिया। मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें मिली वो देखिए इस तरह की मिली, इस तरह की, यानी कि ये कुछ इस तरह की, इस तरफ लैम्डा, इस तरफ जो है हमारे पास एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो एनर्जी है वो अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे मान लीजिए ये वेवलेंथ इस तरह इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स की अगर हम वेवलेंथ देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे
ये सबके लिए एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे, जो कि हमने यहाँ पे 3000 केल्विन लिया। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ अगर हम इसको लैम्डा मैक्सिमम मान लें तो हमें ये एनर्जी मिलती है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी जो थी हमारे पास उसका हमने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर T1 से हमने इंक्रीज करके T2 कर दिया, यानी कि हमने 3000 से इसको 4000 केल्विन कर दिया। अब जब हम इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो हमें एक और कर्व मिलेगी। वो कर्व कैसी होगी देखिए जरा, वो कर्व कुछ इस तरह की होगी, ये देखिए। तो यहाँ पे भी ये जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग वेवलेंथ पे। यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ इस वेवलेंथ पे मिल रही थी, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये यहाँ पे मिलेगी। ये पहले केस में था, ये लैम्डा मैक्सिमम दूसरे केस में। ठीक है, तो अब हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने 5000 केल्विन कर दिया। तो अब हमें एक और कर्व मिली, वो कुछ इस तरह से मिली, इस तरह से। तो अगर आप देखोगे इस कर्व में यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे वेवलेंथ है, दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे T1 था, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, इस तरह से यहाँ पे T1 T2 T3। तो आप देखोगे कि ये जो लैम्डा है ये डिक्रीजिंग जो ऑर्डर है उसकी तरफ जा रहा है, यानी कि लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ इंटेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि इस यहाँ पे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ this energy, corresponding to this wavelength this amount of energy, and corresponding to this wavelength this amount of energy, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम कम हो रहा है और एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया एक्सपेरिमेंट से, अगर आप एक और टेम्परेचर बढ़ाओ तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो और इस तरह से हमें मिलेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है लैम्डा मैक्सिमम, वो यहाँ पे जाके मिलेगा आपको, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ दिस इज द एनर्जी फॉर लैम्डा m4, ये लैम्डा m3। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो वेवलेंथ की, ये किसकी तरफ जा रही है, ये कम की तरफ जा रही है। यानी कि अगर हम देखें इस ग्राफ से तो हम देखेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट से जो लैम्डा मैक्सिमम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि द टोटल एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस रैपिडली फॉर एनी गिवन वेवलेंथ, the wavelength corresponding to which energy emitted is maximum is shifted towards shorter wavelength side, that is lambda m decreases with rise in temperature, यानी कि lambda m डिक्रीज कर रहा है विद राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए।
ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें लैम्डा एम इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो यहां पे हम लिखेंगे कांस्टेंट इंटू 1/t, और 1t को इस तरफ ले जाए तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा एम इंटू टी विच इज अ कांस्टेंट। तो एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी हमने क्या देखा, एनर्जी एमिटेड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंग ऑल वेवलेंथ्स, क्योंकि हमने देखा इस वेवलेंथ पे एनर्जी जो है कम है, इस वेवलेंथ पे एनर्जी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, इस वेवलेंथ पे एनर्जी और ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी फिर कम होगी, यहाँ पे एनर्जी फिर कम होगी, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसी तरह से द एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ मीन्स यहाँ पे लैम्डा एम ये था, यहाँ पे लैम्डा एम ये था जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंड इट फॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इस वेवलेंथ के इस तरफ भी एनर्जी कम है और इस वेवलेंथ के इस तरफ भी एनर्जी कम है। इसी तरह से अगर आप इस वेवलेंथ की बात करो सेकंड केस में, तो यहाँ पे भी इस तरफ एनर्जी कम है और इस तरफ भी एनर्जी जो है वो कम है। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए इस ग्राफ से कि एट each temperature the black body emits continuous heat radiation spectrum. Next, the energy associated with the radiation of particular wavelength increases with increase in temperature of the black body. तो इसी तरह से at a given temperature of black body, the amount of energy associated with the radiation initially increases with wavelength. पहले क्या होता है, इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम होती है और फिर क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो द वेवलेंथ लैम्डा एम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एसोसिएटेड इज मैक्सिमम, जैसे ये केस है हमारे पास, ये वाला केस है कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। इसको हम अगर हम ये वेवलेंथ लें तो इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। तो इसको आप रिलेट करके देख सकते हो बेटा आयरन के पीस से। अगर आप आयरन को हीट करते हो तो आप क्या देखते हो, आयरन जो है पहले रेड होता है, उसके बाद येलो होता है और हीट करने से, और उसके बाद वो वाइट होना जो है वो शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो, फिर ये रेड, ये येलो और इस तरफ वाइट, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो ये लोहे का पीस है जिस तरह से इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं उनका कलर जो है वो रेड, फिर येलो, फिर वाइट होता रहता है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग है, दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the wavelength of maximum intensity of emission, Wien's displacement law, अगर हम बात करें तो the wavelength lambda m of
maximum intensity of black body radiation is inversely proportional to the temperature या absolute temperature T of the black body. जो हमने अभी देखा that is lambda m is proportional to 1/t. तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे विच इज b डिवाइडेड बाय t. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी लैम्डा m इंटू t इज इक्वल टू अ कांस्टेंट b. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट. इसको हम वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं. और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है फॉर अ ब्लैक बॉडी बी की जो वैल्यू है वो 2.892 इंटू 10⁻⁻³ मीटर केल्विन है. क्योंकि लैम्डा जो है वो हम मीटर में और टेम्परेचर जो है वो हम केल्विन में लेते हैं. तो ये हो गया हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो यहां से क्लियर है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर of the black body, the wavelength of maximum intensity of emission shifts towards lower wavelength side. जो अभी हमने यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें से यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ है ये शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ. ये जो रेड वाली लाइन है ये हमें मैक्सिमम वेवलेंथ जो है उसकी शिफ्टिंग के बारे में ये बताती है. तो ये एक्सपेरिमेंट से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी सन का या स्टार का अगर मान लीजिए हमें रेडिएशंस आ रही हैं, इंटेंसिटी पता है हमें उसकी रेडिएशन की, मैक्सिमम इंटेंसिटी पता है वेवलेंथ की, तो हम वहां से उसका टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो चीजें जो कलर चेंज करती हैं उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से. तो इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है. लैम्डा जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे उसकी, इसीलिए इसको नाम दिया गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार्स. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन, एनालिसिस ऑफ रेडिएशंस एमिटेड शोज दैट लैम्डा एम जो है सन के केस में, अगर हम सन में से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखें तो हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ है वो है 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा. तो यहां से हमारे पास 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू टी
is equal to 2.892 into 10 raised to power minus 3 मीटर केल्विन। तो यहां से अगर आप टेम्परेचर कैलकुलेट करो तो ये आएगा 6050 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। तो इसी तरह से अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को अगर हम डिस्कस करें तो यहां से और एक पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। द एनर्जी एमिटेड, द एनर्जी एमिटेड corresponding to the wavelength of maximum emission जिसको हमने लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया, increases with the fifth power of the absolute temperature of the ब्लैक बॉडी। यानी कि ई मैक्सिमम जो है इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 5। इसी तरह से द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व is found to be proportional to the fourth power of the absolute temperature of the perfect black body, black body। यानी कि एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4। क्योंकि हमने देखा अभी अगर हम यहां बात करें दिस इज एरिया अंडर द कर्व, अगर हम इसकी बात करें दिस इज एरिया अंडर द कर्व, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है। But the area under each curve represents the total energy emitted by the perfect black body per second per unit area over the complete wavelength range at that temperature। जैसे हमने emissive power में बात की थी, thus if E is the total energy emitted per second per unit area at temperature T, then E is proportional to area under the curve, area under the curve at temperature T। तो यहां से और यहां से इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। E is proportional to
T⁴. That is the total energy emitted per second. Total energy emitted per second per unit area by a perfect black body is directly proportional to the fourth power किसकी of its absolute temperature. तो इस लॉ को हम स्टीफन्स लॉ भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. तो जिस तरह से हमने ग्राफ डिस्कस किया, ये हमारे पास ग्राफ था. दिस इज ई, दिस इज लैम्डा. हमने डिस्कस किया ये ग्राफ बारी बारी, इसलिए क्योंकि इसी ग्राफ से हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अगर आप देखो जो सन है, दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमें पता है कि इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. यानी कि अलग अलग वेवलेंथ्स जो है वो रेडिएशन में होती है. द बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, whereas the ultraviolet radiation and other low wavelength waves are absorbed by the ozone layer. A large part of the infrared radiation is not allowed by the atmosphere to pass through it. ये हमें सब पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ओजोन लेयर किस काम आती है, विजिबल लाइट क्या होती है. तो हमें पता है था जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इज ट्रांसपेरेंट टू visible light. Therefore, only visible light and a part of infrared radiations reach the Earth's surface. These radiations keep the Earth's surface warm even at night due to the greenhouse effect of atmosphere. Greenhouse effect क्या है? अब अगर आप greenhouse effect को समझना चाहते हो तो आपने जैसे बहुत सर्दी होती है, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड्स में जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को जो ठंड से बचाने के लिए तो वो ग्लास से कवर कर देते हैं. मतलब एक यहाँ ग्लास से कवर कर देते हैं, यहाँ आजकल आप देखते होंगे कि प्लास्टिक की शीट्स से उन्होंने क्या किया होता है, वेजिटेबल्स को कवर किया होता है. तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे भी अगर आप देखोगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो अप्लाई होता है. किस तरह से, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पता है कि सन है, सन से जो एनर्जी आती है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत 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 ज्यादा होता है. अभी हमने देखा कि जो सन का टेम्परेचर है वो जो 6050 केल्विन तक है. ठीक है, तो हमें पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर है रेडिएशन का,
तो उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है सन के केस में मान लीजिए ये वाला ग्राफ मिलेगा हमें, ये वाला, ये अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, दिस इज लैम्डा, दिस इज एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी वेवलेंथ होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी वो यहां पे लाई करेगी। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ शॉर्ट वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब ये वेवलेंथ शॉर्ट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ जो है वो थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, इस तरह से वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही सन की लाइट यहाँ पे आती है तो ये हाई एनर्जी होने की वजह से ये जो शील्ड होती है या ग्लास टॉप होता है उसको क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, और अंदर जो वेजिटेबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे जाके टकरा के ये बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये लाइट यहाँ पे रेडिएशन पड़ती है ये वाला पोर्शन जो है ये हीट होना शुरू हो जाता है। हीट होने की वजह से इसका भी टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, तो यहां से भी जो एनर्जी है वो इस तरह से निकलनी शुरू हो जाती है, एमिट होनी शुरू हो जाती है। अब ये एनर्जी बाहर जाने के लिए, क्योंकि सन से जो एनर्जी आ रही थी वो बहुत ज्यादा थी, तो ये जो एनर्जी है इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, हाई टेम्परेचर था बाहर सन का टेम्परेचर, अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से लो है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर मीन्स स्मॉल, जो वेवलेंथ होगी लो टेम्परेचर की वो क्या होगी हमारे पास, वेवलेंथ जो है वो लार्ज होगी, यानी कि यहां पे कहीं पे होगी, ये देखिए ये, ठीक है, ये जो है कम टेम्परेचर है और ये जो है हाई टेम्परेचर है, दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है, दिस एनर्जी, तो इस एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो बाहर ये जो सरफेस है इसको जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो अंदर ही अंदर वो क्या होती रहती हैं, रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो यहाँ जो अंदर जो थोड़ा टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, विंटर के सीजन में भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस ये टेम्परेचर जो होता है वो सूटेबल होता है उन वेजिटेबल्स के लिए जिनके कारण ये जो अरेंजमेंट है वो किया होता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस जो है एटमॉस्फेयर में भी इसी तरह से जो ग्रीन हाउस है वो काम करता है, कि हमें पता है द अर्थ गेट्स हीटेड टू ओनली अ लो टेम्परेचर ड्यू टू द सोलर एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस एट सच अ लो टेम्परेचर, energy emitted from the earth lies mostly in the infrared region. Since earth's atmosphere is not transparent to infrared radiations, these radiations are reflected back. The low-lying clouds and heavy gases like carbon dioxide present in the atmosphere reflect infrared radiation back towards the earth's surface. तो इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती हैं, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। क्यों टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हीट जो उसको, तो इसकी वजह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, हमारे लिए सुटेबल रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड उससे रिलेटेड जो और टर्म्स जो हमने की ग्रीन हाउस और स्टीफन्स लॉ के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है हम एक ही जो ग्राफ हमने डिस्कस किया था, ये वाला ग्राफ, इससे हमने बहुत से जो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।